चैप्टर 6A डिडक्शन इसका नाम है। सेक्शन 80 भी बोलते हैं इस चैप्टर को। 80C से लेके 80U तक है। इतना मत सोचना है कि C से लेके अल्फाबेटिकली सारा होगा, नहीं। कुछ कुछ सेक्शन है जो अपने सिलेबस में है। तो 80C से चालू करते हैं अपने। ये 80s का डिडक्शन पहली बात क्या करता है, आपको ये चैप्टर बोलता है कि आप सैलरी से इनकम कमाए, आप पीजीबीपी से इनकम कमाए, आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाए, और आप कैपिटल गेन और अदर सोर्स से भी मान लो कमाए। आपका इस सबको जोड़ने में क्या आएगा, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। आप लोग सुने होंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दो नया रिजीम आ गया टैक्स का। यस। ओल्ड टैक्स रिजीम में बोला जाता है GTI के बाद आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, ये 80s वाला सेक्शन में, ये 80s वाला जो सेक्शन बोला हुआ चैप्टर 6A का, आप उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो माइनस कर लो। अब जो इनकम आए उसको टैक्सेबल इनकम दो। तो सर वो कौन कौन सा डिडक्शन माइनस करना अलाउड है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमको गवर्नमेंट टैक्स माफ कर दे, पहला बात। दूसरा बात सर, कितना अमाउंट तक माफ करेगा, क्या पूरा इन्वेस्टमेंट माफ करेगा कि पूरा नहीं करेगा। तो पूरा तो नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है ना बेटा, वरना तो अगर कोई 15 लाख कमाता और वो 10 लाख का इन्वेस्ट कर दे तो गवर्नमेंट से तो पूरा 10 लाख में बच जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट होने नहीं देगा। तो गवर्नमेंट बोला हम लिमिट बताते हैं हर एक चीज के इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का सेक्शन लिया 80C। सी माने कंट्रीब्यूशन। आप कहीं गवर्नमेंट का बताया हुआ स्कीम्स में पैसा कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट का बताया हुआ स्कीम्स में ये केवल इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा। ये 80s का डिडक्शन वाला पार्ट जो है मैक्सिमम सेक्शन कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म को इनको अलाउड नहीं है, क्योंकि इनको बिजनेस में बहुत सारा एक्सपेंस पहले ही अलाउ कर दिया जाता है। इनको बाहर इन्वेस्टमेंट का छूट नहीं है। कंपनीज को, HUF को, इन लोगों को नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को, इन लोगों को नहीं है। इंडिविजुअल या HUF को मैक्सिमम, सॉरी इंडिविजुअल और HUF को मैक्सिमम है, कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं। तो सर कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें? पहला इन्वेस्टमेंट बोला LIC में कर लो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पॉलिसी ले लो। आप अगर उसका प्रीमियम भर रहे हो अपने लिए, स्पाउस के लिए और चाइल्ड के लिए, तो जितना आप पॉलिसी लिए हो उस पॉलिसी का या तो जितना प्रीमियम दे रहे हो या फिर पॉलिसी वैल्यू का 10% विचएवर इज लोअर तक का छूट ले लो। तो अगर गवर्नमेंट बोल रहा है आप LIC में इन्वेस्ट करते हो अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने चाइल्ड के लिए, तो जितना आप प्रीमियम भर रहे हो या फिर पॉलिसी वैल्यू का 10% विचएवर इज लोअर तक का छूट ले लो, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बोला आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो। आप नेशनल सेविंग स्कीम होता है गवर्नमेंट का, NSS बोल के, उस स्कीम में पैसा डाल दो। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोल के भी गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है, उसमें पैसा डाल दो। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। एन्युटी प्लान यानी SIP कर दो। आप स्पेसिफाइड गवर्नमेंट का बताया हुआ म्यूचुअल फंड से वहां पैसा डाल दो। आप होम लोन अगर ले रहे हो तो आप होम लोन का जितना पेमेंट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको हाउस प्रॉपर्टी में छूट मिल गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24B में छूट मिल गया आपको। अब आप प्रिंसिपल भी जो दे रहे हो ना, प्रिंसिपल अमाउंट, उसका छूट भी आप 80C में ले सकते हो। आप गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई पेंशन स्कीम है, उसमें पैसा जमा कर रहे हो हर साल थोड़ा थोड़ा, वहां माफ कर देंगे। मेनली यही है
इसके अलावा थोड़ा बहुत काम का और एक है, वो है गवर्नमेंट का एक हाउसिंग बोर्ड का स्कीम है। देखो आप घर ले रहे हो, घर का लोन चुका रहे हो, प्रिंसिपल पेमेंट, वो तो छूट है ही। अगर आप घर अभी ले नहीं रहे हो लेकिन आप घर के लिए पैसा हाउसिंग बोर्ड में जमा कर रहे हो तो वहां पर भी आपको छूट है। क्या चीज का छूट मिलेगा सर? स्टैम्प ड्यूटी का, रजिस्ट्रेशन का, वो सब का पैसा का छूट मिल जाएगा। घर लेते हैं तो घर हमको रजिस्टर कराना पड़ता है ना अपने नाम पे। घर अगर लेते हैं तो हमको स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है। घर अगर लेते हैं ना तो हमको दो चीज पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट बोला अगर वैसा कुछ पेमेंट किए हो तो 80C में उसका छूट ले लो जाओ। तो सर घर के मामले में 3 छूट मिला। हम घर का लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहे हैं उसका भी छूट, और सर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का भी छूट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अगर किया हो या कोई इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो वो सब का छूट मिल सकता है। मेनली डिबेंचर समझो, वो भी गवर्नमेंट का बताया हुआ डिबेंचर, सारा नहीं। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें काम का कौन सा, आप तो बहुत सारा बता दिए, अभी 2 मिनट में वो भी बताएंगे कि एग्जाम के लिए काम का कौन सा है ज्यादा, लेकिन पहले सारा स्कीम बता देने। 13 नंबर क्या बोला? अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट करते हो शेड्यूल बैंक में 5 ईयर्स से ज्यादा का, अगर 5 ईयर्स से ज्यादा का एफडी की हो, टर्म डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, तो भी आपको छूट मिल जाएगा। 5 ईयर का अगर पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा जमा करते हो तो भी छूट मिल जाएगा। नाबार्ड में कोई पैसा जमा करते हो, सीनियर सिटीजन का कोई सेविंग स्कीम निकाला है बैंक, एज ए सीनियर सिटीजन आप उसमें पैसा डाल रहे हो, आप अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सुकन्या समृद्धि स्कीम है, गर्ल चाइल्ड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम निकाला है। अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड हो जिसका एज 1 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम हो, आप उसके लिए अगर गवर्नमेंट का ये सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करते हो तो जब वो 18 की होगी या 21 की होगी तो गवर्नमेंट उसको एक अच्छा खासा फंड देगा। तो वो जो फंड में आप पैसा, वो तो फंड मिलेगा ही, वो तो एक बेनिफिट हो ही रहा है कि आप 10 लाख जमा किए, गवर्नमेंट उस समय आपको 25 लाख दिया आपकी बेटी को, वो तो एक अच्छा स्कीम है ही। उसके अलावा भी क्या हो रहा है, ये जो आप 10 लाख रुपया या 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसका भी छूट ले सकते हो। तो यहाँ पे 80C में छूट भी मिल गया इन्वेस्टमेंट करने का, और जब बेटी बड़ी होगी तो उसको एक ब्लॉक अमाउंट भी मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। आखिरी है ट्यूशन फीस। आप कॉलेज में, स्कूल कॉलेज का फीस बुक देखे हो, गौर करना आपके फीस स्लिप पे या फीस बुक पे, वहां देखना है कि अमाउंट लिखा होगा ट्यूशन फीस। यस सर। वो ट्यूशन फीस का अगर आपके पेरेंट पेमेंट कर रहे हैं तो वो अपने इनकम टैक्स में अपने 80C में छूट ले सकते हैं। सर फिर रिपीट करिए, ट्यूशन फीस में आपका ये जो हम ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं बोल रहा है जो मेरे को ट्यूशन फीस दे रहे हो या कोई भी, जो गवर्नमेंट, आप जो भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, हाँ सर, तो उसमें अगर आपका कॉलेज फीस को, आप फीस बुक को देखोगे ना खोल के, यस सर, स्लिप को या फीस बुक को एक बार खोल के देखना, उसमें बहुत सारे अमाउंट का ब्रेकअप होगा। मान लो आप अपने कॉलेज में टोटल 15,000 पेमेंट की हो, तो 15,000 का ब्रेकअप होता है, बहुत सारा अलग अलग फिगर होता है उसमें आप स्कूल बस का नहीं वो बहुत सारा ब्रेकअप होता है। हाँ, उसी में एक फिगर देखना जिसका नाम होगा ट्यूशन फीस। यस सर। वो ट्यूशन फीस का जितना अमाउंट है ना, वो आपके पेरेंट अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग में एग्जम्पशन ले सकते हैं, उसका छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोला, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल में जो आप ट्यूशन फीस देते, तो सर अब एग्जाम के काम का कौन सा है, बहुत सारा बता दिया आपको। 1 नंबर तो LIC वाला बहुत कम है, ये तो आना ही आना है। 2 नंबर आपका NSS और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSS नेशनल सेविंग स्कीम और NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये 2 इन्वेस्टमेंट आपके सब में आता है बहुत बार। इसके अलावा बोलेगा म्यूचुअल फंड, ये होम लोन वाला बात, होम लोन का स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस वाला बात,
और ये ट्यूशन फीस और सुकन्या समृद्धि स्कीम वाला। तो ये 4-5 तो बहुत कम है। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, LIC, प्रोविडेंट फंड, NSS और NSC 4, इसके अलावा म्यूचुअल फंड 5, होम लोन का स्कीम या स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 6, और आपका ये ट्यूशन फीस वाला बात 7, और 8वां हुआ वो अगर फिक्स डिपॉजिट बैंक में 5 साल के लिए ऊपर करते हो। ये 7-8 तो ऐसा है जो बहुत कम है एग्जाम ओरिएंटेड। इनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको 80C में छूट मिलेगी। सर LIC में तो आप एक लिमिट लगाए, कैसे लिमिट लगाए जरा गौर करना। हम LIC का प्रीमियम भरा इस साल 10,000, मेरा पॉलिसी है 9 लाख का, मैच्योरिटी वैल्यू है 9 लाख, तो 9 लाख का 10% कितना हुआ? 90,000। यस सर। तो 90,000 या 10,000 विचेवर इज लोअर तक का छूट मिल जाएगा हमको। हम प्रीमियम भरा है 10,000, मेरा LIC का पॉलिसी है 9 लाख, 9 लाख का 10% 90,000, तो हमको 90,000 या 10,000 तक का छूट मिल जाएगा, मतलब 10,000 का छूट मिल जाएगा विचेवर इज लोअर। लेकिन मान लो ये मेरा पॉलिसी है 90,000, तो अब 90,000 का 10% कितना होगा? 9,000। तो 9,000 या 10,000 में कौन लोअर है? आप प्रीमियम डाले हो 9,000, 10,000 प्रीमियम डाले हो 10,000, लेकिन पॉलिसी वैल्यू का 10% वैल्यू आ रहा है 9,000, तो दोनों में छोटा कौन? 9,000। तो 9,000 का छूट मिलेगा आपको। LIC में अमाउंट है, बाकी में आप जितना इन्वेस्ट करो पूरा छूट मिल रहा है। 80C के अंदर LIC में अमाउंट है, बाकी आप जहाँ जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये सब स्कीम में पूरा छूट है। सर पूरा मतलब इसमें भी कोई तो लिमिट होगा ना? हाँ बिल्कुल है। 80C का ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख। 80C का ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख। मतलब LIC में तो 10,000 का ही है, 10,000 या 9,000। अब बाकी स्कीम में भी आप पैसा इन्वेस्ट किए हो, या NSS, NSC, म्यूचुअल फंड या हाउसिंग वाला, हाउसिंग बोर्ड वाला, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस या सेविंग अकाउंट में पैसा वाला, प्रोविडेंट फंड वाला, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड है, तो सर ये सब मिला के भी हम पैसा इन्वेस्ट किए। तो बेटा जी अगर ये सब मिला के और ये LIC वाला भी मिला के आपका 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो आपको 1,60 का छूट नहीं मिलेगा। आप इन्वेस्ट भले ही 1,60 की हो, आपको छूट मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन सर ये सब वैल्यू जोड़ के अगर 1,20,000 आता तो 1,20,000 छूट मिलता। हम मैक्सिमम 1.5 लाख बोला ना। तो 80C में ये स्कीम में पैसा डालें तो हमको छूट मिलता है मैक्सिमम 1.5 लाख का। क्लियर है बात? यस। अगला है 80CCC, 80CCC, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। अगर आप LIC का पेंशन फंड बोल के एक स्कीम होता है, LIC का नॉर्मल LIC नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल रहे हैं, LIC में भी एक पेंशन फंड बोल के स्कीम होता है। अगर आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख का छूट मिलेगा। 80CCC का अमाउंट कितना हुआ? 1.5 लाख। 80C का अमाउंट कितना हुआ? 1.5 लाख। अगला है 80CCD, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अलग से पैसा डाल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, सॉरी खाली सेंट्रल नहीं, दोनों के लिए है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहा है तो अमाउंट डिपॉजिटेड या फिर 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी यानी बेसिक प्लस DA, व्हिचएवर इज लोअर का उसको छूट मिलेगा। अगर सर एक नॉर्मल आदमी पेंशन स्कीम में डाल रहे हैं, देखो एक बात गौर करना, 80CCC भी पेंशन स्कीम का ही है, लेकिन वो कहाँ का पेंशन स्कीम है? LIC। तो उसमें मैक्सिमम आप जितना रुपए डाले हो मैक्सिमम छूट मिलेगा 1.5 लाख। 80CCD अदर देन LIC पेंशन स्कीम। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का LIC पेंशन स्कीम में आप पैसा डाले हो तो आपको अमाउंट डिपॉजिटेड या सैलरी प्लस DA और 10% विचेवर लोअर का छूट मिलेगा। और अगर आप अदर कोई इंडिविजुअल हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हो, तो फिर अमाउंट डिपॉजिटेड और 20% ऑफ GTI। सर GTI क्या होता है आपको बताया था, ये रहा
पांचों हेड ऑफ इनकम को जोड़े क्या आता है, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये छूट मिलेगा। अब हम एक बहुत मजेदार जोक लेकर आएगा। सर 80 CCE बोल के भी गवर्नमेंट एक सेक्शन डाला और वहां बोला ये 80 CCC और 80 CCD मिला के भी 1.5 लाख से ऊपर का छूट नहीं दी। मतलब इतना बदमाशी है। देखो 80C में अकेला को 1.5 लाख लिमिट दिया, 80CCC में भी 1.5 लाख का लिमिट दिया, 80 CCD में भी 1.5 लाख का लिमिट दिया, लेकिन बोला ये सब मिला के भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख ही। मतलब आप खाली 80C का 1.5 लाख क्लेम कर लो तो फिर बाकी दोनों भूल जाओ। आप खाली 80 CCC का 1.5 लाख क्लेम कर लो तो बाकी दोनों भूल जाओ, और आप 80 CCD का क्लेम कर लो तो CCC और C को भूल जाओ, या चाहो तो तीनों का थोड़ा थोड़ा क्लेम कर लो, लेकिन सब मिला के 1.5 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये बात कौन बोला, 80 CCE। तो ये बात क्लियर है। अगेन आपके एग्जाम ओरिएंट से एक बात बोल दें, 80 CCC या 80 CCD आपके एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम में केवल 80C आता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एग्जाम में 100% छपा हुआ है। देखो 80C में आपको LIC के अलावा ज्यादातर कुछ नहीं देगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड बात बता दे रहे हैं, 80C में आपको LIC के अलावा कुछ भी नहीं देगा, बस आपको LIC का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देगा एग्जाम में। लेकिन 80D माने डॉक्टर, आदमी का पहला डॉक्टर कौन होता है, मेडिकल इंश्योरेंस। आज से ये याद कर लो, ये याद करने का ट्रिक है। 80D माने डॉक्टर, पहला डॉक्टर कौन होता है, मेडिकल इंश्योरेंस। अपने सबको आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। आज की डेट में हर घर में आपको लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ मिलेगा, क्योंकि सबको डर लगता है कि बीमारी कभी भी आएगा और हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा बिल आएगा, तो उससे अच्छा थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते रहें। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम मेडिकल जो इंश्योरेंस करा के रखा है, मेरी और बहन वाइफ का कंबाइंड इंश्योरेंस है, हम 9,000 के आसपास का प्रीमियम भरते हैं साल का। और कोई भी अगर दोनों में से एक जन बीमार पड़े तो 4 लाख तक का कवरेज है। चलो 4 लाख देता नहीं है सर वो लोग, आपको 2, 2.5, 3 लाख ही देगा। मान लो मेरा 5 लाख खर्चा हुआ, मेरे दोनों में से कोई एक जन बीमार पड़ा और मेरा 5 लाख खर्चा हुआ, तो 5 लाख में अगर वो हमको 3 लाख भी दे दिया तो एटलीस्ट एक बार में मेरी जेब से 5 लाख रुपया तो नहीं निकला ना। yes, अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो मेरा एक बार में 5 लाख रुपया जेब से निकलता, जो कि मेरे लिए बहुत भारी होता। लेकिन यहाँ 3 लाख का तो कम से कम, ऐसे 9,000 रुपया साल का देने में हमको दुखा नहीं, क्योंकि 10 साल पे अगर हम प्रीमियम भर दिया तो कितना प्रीमियम भर दिया, 90,000 रुपया। लेकिन जिस दिन क्लेम मिलेगा उस दिन तो सीधा 3, 3.5 लाख मिलेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस लोग करवाते हैं। ये मेडिकल इंश्योरेंस में गवर्नमेंट आपको एक और बेनिफिट दिया। सर क्या बेनिफिट दिया? गवर्नमेंट बोला तुम ये 80D में वापस क्लेम कर लो, तुमको इसका जितना तुम प्रीमियम भर रहे हो, वो प्रीमियम का तुम 80D में छूट ले लो जाओ। तुम इस साल इनकम की है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, इस साल इनकम की है 5,10,000, GTI आ रहा है 5,10,000। अब मान लो तुम्हारा 80C वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन तुम मेडिकल इंश्योरेंस करा रखे हो, 12,000 का प्रीमियम भरते हो, तो 12,000 माइनस कर लो, मेरा इनकम कितना हो जाएगा, 4,98,000, जो कि 5 लाख के नीचे आ जाएगा। और 5 लाख के नीचे आते ही रिबेट मिल जाएगा, हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट बोलता है तुम इन्वेस्टमेंट करते हो अगर मेडिकल इंश्योरेंस में तो 80D में उसको क्लेम कर दो। लेकिन अच्छा कुछ एक बात और है, सर आप सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तभी ये छूट मिलेगा? नहीं, गवर्नमेंट बोला या तो मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम में ये पैसा डाल दो, तो ताकि तुमको वहां से पैसा मिल जाए। तो तुम या तो प्राइवेट कहीं पे मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम में भी पैसा डालते हो तो भी हम तुमको छूट दें, प्लस एक्स्ट्रा और एक छूट देंगे तुमको। सर क्या चीज का?
अगर तुम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे भी एक्सपेंडिचर करते हो, बहुत जन को तुम देखे होगे वो लोग साल में एक बार जाके फुल बॉडी चेकअप करा के आते हैं। मेरा भाई है, मेरे कजन मामा जी हैं, वो लोग साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं। तो ये फुल बॉडी चेकअप को बोला जाता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हम बीमारी होने के पहले ही एक बार चेकअप करके देख ले रहे हैं कोई बीमारी का आसार तो नहीं है ना, हम प्रिवेंट कर रहे हैं बीमारी को आने से। तो उसके लिए भी खर्चा करें तो भी छूट मिलेगी। सर कितना छूट मिलेगा? कोई कोई तो ऐसा भी है जो लंबा लंबा प्रीमियम वाला पॉलिसी लेता है। सर गवर्नमेंट बोला एक लिमिट है छूट मिलने का। कितना? अगर हम अपने लिए हिमसेल्फ स्पाउस के लिए कराएं या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कराएं। चिल्ड्रन डिपेंडेंट मतलब वो तुम्हारी कमाई पे डिपेंडेंट है। मान लो मेरी बेटी है जो अभी, वो तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, अभी वो खुद नहीं कमा रही है, तो उसको डिपेंडेंट चाइल्ड बोला जाएगा। तो अपने लिए खर्चा करें, अपने स्पाउस के लिए खर्चा करें या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए खर्चा करें। जितना प्रीमियम दे रहे हैं या फिर 25,000 पर एनम विचएवर इज लोअर का छूट मिल जाएगा। और अगर आप ये अपने लिए या अपनी वाइफ के लिए जो करा रहे हो वो सीनियर सिटीजन है तो ये 25 की जगह 50,000 का छूट मिल जाएगा। मतलब हम अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे हैं, और ये तीनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है जिसके लिए करा रहे हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको 25,000 तक का छूट मिलेगा। और या फिर जो प्रीमियम दे रहे हो विचएवर इज लोअर। और अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है जिनका आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपको 50,000 तक का छूट मिलेगा। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अलग से 5,000 का छूट। अगर आप अपने पेरेंट के लिए कराते हो, देखो पेरेंट एंड दिया है, मतलब आप अपने लिए भी करा रहे हो एंड अपने पेरेंट के लिए भी करा रहे हो, तो पेरेंट के लिए अलग से छूट मिलेगा, प्रीमियम पेड या 25,000 का। और अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। चलो मान लो हम अपने लिए हिमसेल्फ, हम अभी बिलो 60 है और अपनी वाइफ के लिए भी कराया और अपने डॉटर के लिए भी कराया, और ये टोटल मिला के हम प्रीमियम भरा 30,000 रुपये। हमको कितना छूट मिलेगा मैक्सिमम? 25,000 ना, प्रीमियम पेड और 25,000 विचएवर इज लोअर। ठीक है, क्लियर है? अब आता है सर अपने पापा के लिए भी आप कराएं। हम अपने पापा के लिए भी LIC करा, मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखे, वो अबव 60 है, उनका एज 60 से ज्यादा है। हम उनके लिए भी प्रीमियम भर रहे हैं, उनके लिए हम प्रीमियम भर रहे हैं 60,000। हमको मैक्सिमम छूट कितना मिल सकता है? स्टैट्यूटरी लिमिट है 50,000, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है इसलिए। तो 60 और 50 विचएवर इज लोअर, हमको 50 का छूट मिल गया। अगर हम प्रीमियम भरता 40,000 तो 40 और 50 विचएवर इज लोअर होता। क्योंकि मेरे पापा सीनियर सिटीजन है तो मेरे लिए लिमिट 50,000 है मैक्सिमम, और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं होते तो लिमिट कितना होता? 25,000। सिमिलरली यहाँ पे हम वाइफ या डॉटर सीनियर सिटीजन नहीं है तो मेरे को लिमिट मैक्सिमम मिल रहा है 25,000। अगर सीनियर सिटीजन होते तो 50,000 का लिमिट मिलता। तो हमको टोटल छूट कितना मिल जाएगा? सर इधर में आपको मिल रहा है 25 और इधर में 50, तो सर आपको 75,000 का छूट मिल सकता है। क्लियर है ये? यस सर। दोबारा रिपीट चाहिए यहाँ पे किसी को कुछ भी? नो सर। हाँ, एक कंडीशन याद रखना बेटा जी, ये जो प्रीमियम जमा दे रहे हो ना ये कैश में नहीं होना चाहिए। ये भाई अकाउंट पे ही, NEFT, RTGS, चेक से पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, वो सब मोड होना चाहिए। कैश मोड में अगर आप जाके जमा कर रहे हो तो फिर आपको इसका छूट नहीं मिलेगी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ो गौर से पढ़ लेना कि प्रीमियम कैश में तो जमा नहीं दिया ना,
वहां पे लिखा होगा प्रीमियम पेड इन कैश, तो सर जी चाहे जितना भी आप इन्वेस्ट किए कोई छूट नहीं मिलेगा। तो प्रीमियम हमेशा वाया बैंकिंग नेटवर्क पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला सेक्शन आता है 80DD। DD माने डरावनी बीमारी, डबल डॉक्टर, सॉरी DD माने, सॉरी एक मिनट गलती हुआ, DD माने डिसेबिलिटी, डिसेबल डिपेंडेंट। DD माने डिसेबल डिपेंडेंट। मतलब क्या हुआ इसका डिसेबल डिपेंडेंट का? डिपेंडेंट मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, और डिसेबल माने फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली चैलेंज्ड है। यस। तो ये इसीलिए 80DD। DD माने डिपेंडेंट डिसेबल या डिसेबल डिपेंडेंट। अगर तुम उसको संभालने का कोई भी खर्चा कर रहे हो, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव विथ डिसेबिलिटी, ऐसा कोई रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, बस इन्हीं रिलेटिव का बात हो रही है, चाचा भतीजा मामा फूफा ताया ताई नहीं। ऐसा कोई रिलेटिव है तुम्हारा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है और फिजिकली डिसेबल है, इनका मेंटेनेंस पे तुम खर्चा कर रहे हो, मतलब इनको संभालते हो। तो अगर वो नॉर्मली डिसेबल है तो तुमको 75,000 का डायरेक्ट रुपया माफ है। सर हम उस डिपेंडेंट डिसेबल के लिए 5,000 रुपया खर्चा किए तो भी तुमको 75,000 का छूट मिलेगी। ये बहुत मजेदार स्कीम है। सर एक बार फिर से बताइए। तुम अगर अपने उन डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए 5,000 रुपया भी खर्चा किए उनको संभालने के लिए, तो तुमको 75,000 तक का गवर्नमेंट छूट देगी। मतलब यहाँ पर वो मैक्सिमम वाला लिमिट नहीं है, मतलब विचेवर लोअर वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधी माफ है कि अगर वो तुम्हारा जो रिलेटिव है वो नॉर्मली डिसेबल है। सर नॉर्मल डिसेबल क्या होता है अभी 2 मिनट में बताएंगे। अगर वो नॉर्मल डिसेबल है और तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम उसको संभालते हो, उसका इलाज करवाते हो, उसको खाना पीना खिलाते हो, उसका केयर करते हो, तो तुमको 75,000 का डायरेक्ट छूट माफ है। और अगर वो 80% से ज़्यादा डिसेबल है, सीवियर डिसेबल है, तो 1,25,000 तक डायरेक्ट माफ है। मतलब अगर हम 7 लाख इनकम कमाता है और मेरा एक भाई है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल भी है, और हम उसको पालता पोसता है, संभालता है उसको, तो हमको अगर वो सीवियर डिसेबल है तो हमको डायरेक्ट 1,25,000 मेरे इनकम से माइनस करने मिल जाएगी। और अगर वो नॉर्मल डिसेबल है, लेस देन 80%, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है डॉक्टर से, ये मोर देन 80% डिसेबल है कि लेस देन 80% डिसेबल है। अगर मोर देन 80% डिसेबल है उसको सीवियर डिसेबिलिटी बोलते हैं, अगर लेस देन 80% डिसेबल है उसको नॉर्मल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो अगर वो नॉर्मल डिसेबल है, तुम उसके लिए कितना खर्चा कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है हमको, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर डन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडिचर डन, तुम उसके लिए कितना खर्चा किया हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम संभाल रहे हो ऐसे आदमी को जो इस रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है। अगर वो नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000 डायरेक्ट माफ कर लेना अपने इनकम से, अगर वो सीवियरली डिसेबल है तो 1,25,000 डायरेक्ट माफ कर लेना अपने इनकम से। सर ये डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो ऑटिज्म से पीड़ित है, सेरेब्रल पैलेसी है जिसको, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी है, हियरिंग प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी नर्व्स का बीमारी है, मेंटली रिटार्डेड है, दिमागी तौर पे मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, कोई डिप्रेशन वगैरह में रहता है, मतलब सर थोड़ा खतरनाक वाला डिसेबिलिटी का बात हो रहा है, जिसके कारण वो खुद इतना जिंदगी नहीं बिता पाएगी। अगर उसको कोई नहीं संभाले तो वो जी नहीं पाएगा, ऐसा डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे डिपेंडेंट डिसेबल को तुम पालते पोसते हो तो गवर्नमेंट बोलता है भैया जी आप कोई भी रुपया खर्चा किए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2,000 रुपया खर्चा किए कि 2 लाख खर्चा किए। अगर वो नॉर्मल डिसेबल तो 75,000 डायरेक्ट माफ कर लेना अपने इनकम से, अगर वो सीवियर डिसेबल तो 1,25,000 माफ कर लेना। अब आता है 80DD। तो हम लोग 80D पढ़े, डी माने डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर? मेडिकल इंश्योरेंस वाला।
जिसमें कितना छूट है सर? अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के लिए करें तो नॉर्मल अगर आदमी है तो अमाउंट स्पेंड मतलब अमाउंट पेड एज एन इंश्योरेंस और 25,000 विचेवर इज लोअर तक का छूट मिलेगा। अगर उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो अमाउंट स्पेंड यानी मेडिकल इंश्योरेंस या 75 या 50,000 विचेवर इज लोअर तक का छूट मिल जाएगा। और पेरेंट के लिए अलग से मिलेगा। सेम रूल है, अगर पेरेंट नॉर्मल सिटीजन है लेस देन 60 ईयर्स तो इंश्योरेंस पेड या 25,000 विचेवर इज लोअर तक का छूट। और वैसे ही अगर पेरेंट अगर सीनियर सिटीजन है तो इंश्योरेंस पेड या 50,000 तक का छूट और एक्स्ट्रा 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए छूट है अगर हम खर्चा करते हैं तो। दूसरा पढ़े 80 डीडी। डीडी माने डिसेबल डिपेंडेंट। अगर कोई डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, मेरा रिलेटिव जो डिसेबल है, तो हम उसके लिए कुछ भी खर्चा करें, अगर वो नॉर्मल डिसेबल है लेस देन 80% तो 75,000 तक का छूट। अगर मोर देन 80% तो 1,25,000 तक का छूट। अब आता है DDB, डरावनी बीमारी। DDB डरावनी बीमारी। याद करने का ट्रिक है बेटा, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे सोच के सेक्शन नहीं बनाया था, या हम लोग उल्टा सीधा रास्ता निकालते हैं सेक्शन नंबर याद रखने का। 80 DDB इस चैप्टर में सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में से हम पूरा टैक्स में आपको कहीं नहीं बोला आपको सेक्शन नंबर याद करना होगा, लेकिन इस चैप्टर में याद करना पड़ेगा। तो 80 DDB यानी डरावनी बीमारी। सर कैसा डरावनी बीमारी होता है? आप खतरनाक बीमारी का नाम लो सर। कैंसर, HIV जैसा बीमारी जिससे आदमी मरने का खतरा पे। तो वैसी डरावनी बीमारी का अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो अपने किसी रिलेटिव का, रिलेटिव कौन? यही डेफिनेशन, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर, जो मरने वाली बीमारी से पीड़ित है और आप उनका इलाज करा रहे हो। तो गवर्नमेंट बोला एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 40,000 विचेवर इज लोअर तक काम छोड़ दीजिए। उसकी बीमारी में तुम जितना खर्चा कर रहे हो या फिर 40,000 विचेवर इज लोअर तक का छूट दे दें। और अगर वो सीनियर सिटीजन है जिसका तुम इलाज करा रहे हो तो ये 40,000 का अमाउंट बन जाएगा 1 लाख, यानी एक्चुअल अमाउंट और 1 लाख विचेवर इज लोअर तक का छूट दे देंगे। तो अगर डरावनी बीमारी तुम्हारे किसी रिलेटिव को है और तुम उसको ट्रीटमेंट करा रहे हो तो एक्चुअल अमाउंट और 40,000 विचेवर इज लोअर। अगर सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल अमाउंट और 1 लाख विचेवर इज लोअर तक का छूट मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। आज का आखिरी सेक्शन, आज के लिए आखिरी सेक्शन, इसके बाद और 2-3 सेक्शन बचेगा केवल। आज का आखिरी सेक्शन है 80E। ई माने एजुकेशन। ई माने एजुकेशन। अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए लोन ले रहे हो तो जिस दिन वो लोन चुकाने लगोगे उस दिन से लेके लगातार 8 साल तक, आई रिपीट, जिस दिन लोन चुकाने लगोगे। बेटा MBA हायर एजुकेशन का लोन का बात करें हम, CATA के लिए लोन नहीं होता। हायर एजुकेशन मतलब MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब जैसा और भी बड़ा जो हायर एजुकेशन होता है, पूरा एक लिस्ट है गवर्नमेंट का। अगर आप उस पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हो तो ये लोन के स्कीम का रूल क्या होता है कि जिस दिन कमाने लगे उस दिन से रिपेमेंट स्टार्ट। हम लोन आज लिया, हम 4 साल पढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हम जॉब लग जाएगा, जब हम कमाने लगेगा तब से EMI देना स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन लोन का ये रूल होता है। तो जिस दिन EMI देना चालू करेंगे वहाँ से लगातार 8 साल तक, लगातार कितना साल? 8 इयर्स तक हम जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो पूरा माफ है। सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं बेटा। हम मान लो पढ़ने के लिए 40 लाख का लोन लिया, हम पढ़ने के लिए 40 लाख का लोन लिया। मान लो मेरे को बैंक एजुकेशन लोन दिया था 9% पे, तो 40 लाख का 9% कितना हुआ? सॉरी गलती हुआ, 40 लाख का 9% निकालना ही क्यों है, जरूरत नहीं है। हाँ। हम जब EMI देने लगेगा, मान लो हम बार जब हम पढ़ना चालू कर, जब हम जॉब लग गया
अब हम 4 साल पढ़ाई किया, 4 साल पढ़ने के बाद 1 साल हमको नौकरी नहीं मिला, तो 1 साल हम घर पे बैठा, 5वां साल, अब 5वां साल जब हुआ मेरा नौकरी लग गया, तब हम EMI चुकाना चालू कर देंगे बैंक को, क्योंकि एजुकेशन लोन का रूल यही होता है। ये तो अब हम जब EMI चुकाएंगे, मान लो हम हर महीना बैंक को 18,000 का EMI चुका रहे हैं, जिसमें मान लो एक बार के लिए 10,000 प्रिंसिपल और 8,000 इंटरेस्ट है, तो ये जो 8,000 इंटरेस्ट है ये गवर्नमेंट हमको माफ करता जाएगा। मतलब हर साल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, हर साल जितना इंटरेस्ट चुकाया हर साल उतने का छूट मिलता जाएगा। सर ये 8 साल की ज्यादा नहीं हो सकता? नहीं, गवर्नमेंट बोला तुम 8 साल के बाद भी अगर लोन चुका रहे अभी भी, और 8 साल के बाद अभी भी ब्याज दे रहे हैं, हम और छूट नहीं देंगे, हम 8 साल तक का ही छूट देंगे। तो 8 साल में अपना पूरा लोन चुका लो, तो फिर जितना इंटरेस्ट दिए पूरा माफ हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो बेटा जी अब 2 सेक्शन बचे, केवल 80GG और 80G, 2 ही मेन सेक्शन बचा, 80GG और 80G। बाकी ये छोटे छोटे जो सेक्शन है 3, ये बच्चा वाला बात करते हैं, इनको आज खत्म कर लेते हैं 2 मिनट में। 80GGA, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को कोई डोनेशन देते हो, GGA माने, G माने ग्रांट होता है, G माने ग्रांट, ग्रांट मतलब डोनेशन, डोनेशन या ग्रांट एक ही मतलब होता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डोनेशन, बताइए सेक्शन याद रखने का तरीका है G माने ग्रांट। तो अगर हम ग्रांट दे रहे हैं किसको, किसी एसोसिएशन को, कौन सा एसोसिएशन, A माने एसोसिएशन, कौन सा एसोसिएशन सर, साइंटिफिक एसोसिएशन। तो सर आप डोनेशन दे रहे हो किसी साइंटिफिक एसोसिएशन को, तो जितना डोनेशन दे रहे हो आपको पूरा छूट मिल जाएगा, फुल डोनेशन का अमाउंट छूट है। लेकिन यहाँ भी एक ही कंडीशन है, चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कैश से पेमेंट कर रहे हो 10,000 से कम का डोनेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा का डोनेशन अगर कैश से पेमेंट कर रहे हो तो ये छूट नहीं देगी, मतलब सर चेक से पेमेंट की ये छूट लेगी। GGC, C माने चोर, इंडिया में चोर किसको बोला जाता है, बोलो सर, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को हम मजाक में चोर बोलते हैं। तो ग्रांट दे रहे हैं किसको, G माने ग्रांट, और ग्रांट किसको दे रहे हैं, C को, C माने सर चोर, चोर कौन है सर, पॉलिटिकल पार्टी। याद करने का ट्रिक है बेटा, और कुछ नहीं। तो सर पूरा अमाउंट छूट मिलेगा, वही, लेकिन कंडीशन वही है, कैश में नहीं होना चाहिए। आखिरी 3 सेक्शन बचा छोटा छोटा, 80TTA और 80TTB, ये बहुत ही काम का सेक्शन है, एग्जाम ओरिएंटेड। सर GGA GGC इतना काम का नहीं है, नहीं उतना काम का नहीं है एग्जाम के, लेकिन TTA और TTB बहुत काम का है। सर TTA बोलता है अगर आपको सेविंग अकाउंट है आपका कोई, और वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10,000 तक का इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट अमाउंट और 10,000 विचेबल लोअर तक का छूट है। सर आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी कोई सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं बोला, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं बोला, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं बोला, सिर्फ सेविंग अकाउंट बोला। बैंक में सेविंग अकाउंट, रिकरिंग, टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट ये सब खोलते हैं ना, करंट अकाउंट, तो आपने सिर्फ सेविंग अकाउंट का बात कर रहे हैं। तो सर अगर हम सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो हमको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या 10,000 विचेबल लोअर तक का इंटरेस्ट मिले तो गवर्नमेंट बोल रहा है माफ हो गया। सर हमको 12,000 इंटरेस्ट मिला, कोई बात नहीं, 10,000 तक का माफी ले लो, 2,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। TTB क्या है सर, सेम है, TTA और TTB सेम है, बस TTA नॉर्मल सिटीजन के लिए, TTB सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन को थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया, वहाँ पे बोला इंटरेस्ट या फिर 50,000 विचेवर इज लोअर, तो तुमको और हमको बिलो 60 वालों को 10,000 तक का छूट है, और सीनियर सिटीजन को 50,000 तक। लास्ट है 80U, U माने तुम,
बोलते हैं ना यू वाई ओ यू को यहाँ पे शॉर्टकट में यू लिखते हो ना आप व्हाट्सएप मैसेज में, Yes, sir. तो वो वही यू है। यू माने तुम। सर ये क्या कौन सा सेक्शन पढ़ा रहे हो तो बोलिए। बेटा 80 DD क्या पढ़े थे? 80 DD क्या था? अगर तुम कोई डिसेबल जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम्हारा कोई रिलेटिव जो डिसेबल है और तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है और तुम उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा करते हो, तो तुमको छूट था ना 25,000, 75,000 और 1,25,000। ये यू है तुम्हारे खुद के लिए। यू माने यू, तुम खुद अगर डिसेबल हो, तुम खुद अगर डिसेबल हो तो तुमको, अगर तुम सीवियरली डिसेबल हो तो 1,25,000 तक का छूट। तुम खुद को खुद ही मेंटेन कर रहे हो, लेकिन तुम हैंडीकैप हो। तुम हैंडीकैप हो लेकिन अब कोई और है नहीं तुम्हारे घर में, तुम खुद ही बेचारा अपना कमाई करते हो, खुद को संभालते हो। तो गवर्नमेंट बोला तुमको भी छूट मिलेगा। तो वो था रिलेटिव के लिए केवल 80 DD और 80 U हो गया तुम्हारे लिए, बाकी सब कुछ रूल सेम। 80 DD में था कि रिलेटिव डिसेबल है, यहाँ पे तुम खुद डिसेबल हो। तो अगर 80% से ज़्यादा डिसेबल हो तो 1,25,000 तक का छूट, और अगर लेस देन 80% हो तो 75,000 तक का छूट। तो अपने इतना सारा सेक्शन पढ़े, अपने 80C पढ़े। CCC और CCD काम का नहीं है उतना तुम्हारा, लेकिन CCC था पेंशन, LIC का पेंशन फंड, और CCD था गवर्नमेंट का पेंशन फंड। सर उतना काम का नहीं है, माथा मत लगाइए। 80C से माथा लगाओ, 80D से माथा लगाओ। D यानी मेडिकल इंश्योरेंस। सर DD से माथा लगाओ, DDB से माथा लगाओ। DD यानी डिसेबल डिपेंडेंट, DDB यानी डरावनी बीमारियाँ। अभी बच गया 80GG जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक बच गया 80G वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी क्या पढ़े सर? GGA पढ़े। हम ग्रांट कर रहे हैं, G माने ग्रांट, किसी एसोसिएशन को। कौन सा वाला एसोसिएशन? सर साइंटिफिक रिसर्च वाला एसोसिएशन। तो जितना डोनेशन दे रहे हैं पूरा छूट मिल जाएगा। 80GGC सर ग्रांट ही कर रहे हैं, लेकिन चोरों को, चोर कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करते हैं, जितना डोनेट कर रहे हैं पूरा छूट, लेकिन कंडीशन वही कैश में नहीं होना चाहिए। और TTA और TTB क्या है? सर TTA है, हम अगर सेविंग अकाउंट से हमको कोई बैंक इंटरेस्ट मिलता है तो अमाउंट डिपॉजिट का 10,000 तक का छूट। और 80TDB सेम, सर वो सीनियर सिटीजन के लिए हो गया। सीनियर सिटीजन को अगर सेविंग अकाउंट से कोई बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट या 50,000 तक का छूट। 80U आने, सर जो DD था वही 80U के लिए, वो मेरे लिए हो गया, DD मेरे रिलेटिव के लिए था। तो ये है आपका इतना सारा सेक्शन। बचेगा 80G और GG, दो ही बचेगा। ये दो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और प्रैक्टिकल सब में मिल जाएंगे। ठीक है? यस चलो फिर थैंक यू, कल मिलके। Thank you. कल नहीं, मंडे में। थैंक यू सर। यस सर।